तो साइंस वाले बच्चों ने भी हमसे प्रश्न पूछा था कि ये हमारे पॉलिटिकल दिमाग में नहीं जाती है। हिस्ट्री पढ़े तो वही वाली चीज, हिस्ट्री पॉलिटिकल बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा। ये कुछ लोग वक्त के साथों में डल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी का, पर क्या कर लोगे उसको जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। पहले आपकी जिंदगी इस बी की तरह काली अंधियारी सी जिंदगी थी, फिर आपने खून पसीना बहाया था और आप इस ए की ओर बढ़े, और जब रोजगार प्राप्त हो गया तो आपकी जिंदगी हरी भरी सी हो गई है। यही बोलूंगा कि दोस्त आप अच्छे बनाओ, बुरे बनाओ, लेकिन दोनों बनाओ। सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत टहला, शिक्षा की इस निःशुल्क ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एएल क्लासेस की तरफ से जो बीए रोजगार की एक कड़ी चलाई जा रही है, उस कड़ी में हम हर बार हर 15 दिन में एक नई साक्षात को आपके साथ लेके आते हैं। पिछली कड़ी में हमने एक शानदार, मजेदार और अच्छा इंटरव्यू लिया था, और आज की हमारी इस सुनहरी सी बीए रोजगार की कड़ी में हमारे साथ है अजमेर के आदरणीय धर्मेश जी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में सफलता प्राप्त की है, और आप अभी वर्तमान में स्टेशन मास्टर हैं। आपको वर्तमान में उत्तरी रेलवे में जोन जम्मू मिला है। तो सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में पधारने के लिए, आदरणीय धर्मेश जी। थैंक यू सर। सर का धन्यवाद हम सभी साथियों के लिए, हमारे इस चैनल के लिए, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। सर एक बड़ा साधारण सा प्रश्न, साधारण तरीके से, औपचारिक तरीके से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हमने पहले भी एक इंटरव्यू लिया था और आप हमारी इस कड़ी के दूसरे मेहमान हैं, तो बड़ी औपचारिक तरीके से हम बात करते हुए ये आपसे जानना चाहते हैं सर, क्योंकि एक बेसिक प्रश्न रहता ही है कि प्रारंभिक जीवन आपका कैसा रहा था, प्रारंभिक जीवन में आपका आसपास का परिवेश कैसा रहा था, और क्या वो परिवेश आपकी पढ़ाई पे जो है प्रभाव डालता है क्या सर? प्रारंभिक जीवन मेरा भी सिंपल ही रहा, जैसे लोगों का होता है। अच्छा, ठीक है। और परिस्थिति सबके संग अच्छी बुरी दोनों होती है। उन्हीं परिस्थितियों में आपने चल के आगे तैयारी को अपना नया रुझान, नया कदम देते रहे और बढ़ते रहे आगे। एक बड़ा साधारण सा जीवन आपने शुरुआत में बिताया था, एक साधारण सी स्कूल में आपने पढ़ाई की थी और एक उच्च मुकाम तक आप पहुंचे हैं। सर शिक्षा के प्रति क्या आप शुरू से जागरूक थे? क्या आपको शुरू से लगता था कि मुझे इसी पद की ओर जाना, या धीरे धीरे वक्त के साथ में लगने लगा कि हम तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अधिकतर लोग तो शुरुआत से अवेयर होते नहीं है, तो जो अवेयर नहीं है उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे, और तैयारी के लिए आपके क्या अनुभव रहते हैं उसे भी आप बताइएगा सर। हाँ, शुरू से तो कोई भी जागरूक नहीं होता है। हाँ। सब मतलब 10th 12th पास होने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद चलता रहता है। ठीक है। जो अपन ने देखा है कि सब ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने ही वहीं से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं यही बोलने लूंगा आज के जमाने के हिसाब से हमें 12th में ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। 12 के बाद से अपनी तैयारी शुरू कर कम से कम आप अपने टारगेट तो लेके चलो कि आगे चल के बनना क्या है, तो उस हिसाब से अपना वो सेट होता रहता है। अगर जैसे हमने 4 साल बीटेक करने के बाद स्टार्ट किया तो हमको बहुत दुख होता है, हमने 4 साल कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ 4 साल में बीटेक ही किया और कुछ नहीं करा। तो यानी कि आप उस बीटेक के साथ में भी तैयारी शुरू कर सकते थे। बीटेक के आप स्टूडेंट रहे, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से। सर मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो प्रश्न हम आने वाले हर मेहमान से पूछते हैं, और मुख्य मुद्दा रहता भी वही है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी जो आपने पास की है, आपने वो तैयारी की शुरुआत कब से की है और लगभग कितना समय लगता है तैयारी में? मैंने भी बोला कि मैंने बीटेक के बाद स्टार्ट करी। जी सर। रही बात टाइमिंग का तो मैं ये नहीं बोलता कि किसी को, कुछ बच्चों का नसीब या टैलेंट होते हैं वो 1 साल में या 6 महीने में ले आते हैं, कुछ को टाइम भी ले आता है। तो अपन ये नहीं बोलते कि टाइम चाहिए, लेकिन ये बोलता हूँ कि पढ़ाई के लिए और कंपटीशन कवर करने के लिए आपके पास 6 महीने या साल भर ये बहुत होता है आपके लिए। उसके बाद सिर्फ आप हर कंपटीशन देते रहो, कोई ना कोई कंपटीशन। और सबसे पहले अब एक कंपटीशन फोकस करो कि आपका कंपटीशन क्या है, कि आपको किस फील्ड में जाना है। उसके अलावा दूसरे कंपटीशन को भी देते रहो। ऐसा होता है कि ना कभी कभार अपन एक टारगेट लेके चलते हैं और अपना उस टारगेट में नहीं होता, लेकिन दूसरे भी देंगे ना तो उससे क्या पता अपना उधर हो जाए, और नहीं हुआ तो उससे अपन को सीखने में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। आपका बताना यह भी है कि कई बार हम केवल एक एग्जाम को लेकर फोकस्ड हो जाते हैं, वो तरीका भी सही है, और कई बार यह भी है कि आपको विभिन्न एग्जाम साथ साथ में देते रहना चाहिए ताकि अपने को अनुभव मिलता रहे और सीखने को मिलता रहे। सर दोस्त कैसे हो, कौन सी किताबें पढ़े, क्या पढ़ें, कब पढ़े, कैसे पढ़े, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं सभी बेरोजगार साथियों के अंदर, क्योंकि ये बड़ी क्यूरियोसिटीज रहती है, बड़ी जिज्ञासा रहती है कि यार हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़, क्या दोस्त भी हमारी तैयारी को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये सारे प्रश्नों के सर। हाँ, इसमें दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ही बोलूंगा कि दोस्त आप अच्छे बनाओ बुरे बनाओ, लेकिन दोनों बनाओ, क्योंकि कभी कभी होता है कि अपन अच्छे दोस्त बनाते हैं तो सिर्फ अच्छी बातें मिलनी है,
बुरे बनाओगे तो उनसे ये तो पता पड़ता है कि वो किस कारण गलती बने बुरे जगह गए। बहुत अच्छी हमें उनसे भी सीखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा अच्छे लोगों को बनाओ। दूसरी बात, बुक तो आप मार्केट में एक्चुअली बहुत सारी है। अपन ये नहीं बोलते उसको पढ़ लो। आप टारगेट लेके चलो कि आपको पढ़ना कौन सी किताब से है, कि आप जो भी आपने किताब हाँ। तय कर ली फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी किताब को अच्छी तरह फोकस करो, और एक किताब ली तो आप उसी को पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप घर में किताबें ला के इकट्ठी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक किताब लो, और मेरा कहना मतलब ये कि आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालो। आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एग्जाम में। क्योंकि हम जब क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमको पता रहता है कि हमने पहले कर चुके हैं, तो आप उसको तुरंत ऑप्शन से पता कर लोगे इसका आंसर क्या होगा। सर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे बड़ी लाइन रही होगी, सबसे बड़ी लाइन है कि आप भिन्न तरह की किताबें इकट्ठे मत कीजिएगा। एक किताब को आप 10 बार पढ़िएगा, बजाय कि आप 10 किताबों को इकट्ठे कीजिए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है सर। तो ये हमारे सभी साथियों को बड़ा सीखने को मिलेगा। मैं इंटरव्यू के बीच में चलते हुए बड़ी खुशी के साथ में आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे पधारे और हमारे सभी अभ्यर्थियों को इस बारे में बताने की कृपा की है। सर एक प्रश्न जो है बेरोजगारी के दौरान बड़ी समस्याएं आती है आर्थिक कठिनाइयों की, और क्योंकि हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं लगभग सभी विद्यार्थी मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेटेड है। उनको भी इस आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, करते हैं। उन चीजों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयां तो रहती ही रहती है। हाँ, आर्थिक कठिनाइयां तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ही है। सबकी स्थिति यही होती है। इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए हम तैयारी करते हैं। हाँ, इसी से निकलने के लिए तो हम कंपटीशन में आते हैं और सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमको आती थी स्थिति अच्छी नहीं करनी होती तो हम कंपटीशन लाइन में आते ही नहीं। और मैं तो ये बोलता हूँ सबको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आर्थिक स्थिति देखी है तो आप अपने बच्चों को आर्थिक स्थिति में मत लाओ। इस स्थिति में तो अब मैं ये बोलूँगा, आप पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगो, और आर्थिक स्थिति का वर्ड ही मिटा दो। आर्थिक स्थिति को ही इतने मजबूत बना लो कि आप ये आर्थिक स्थिति अच्छी है खराब है ये बातें ही खत्म हो जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से हो सकती है, और वो है आपकी मेहनत के बदौलत। अगर आपने सोच लिया कि आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, उसके बाद में इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकता है। जब तक आपको कोई रोक रहा है सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जिस दिन आपने स्वयं ने यह सोच लिया कि मुझे सफल होना है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद में आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से रोक सकती है। आदरणीय, आपसे एक सवाल यह भी है कि आलोचनाएं आपने बहुत झेली होगी तैयारियों के दौरान। उन आलोचनाओं को बच्चे अभी झेल रहे हैं। उन झेलते हुए बच्चों को आलोचनाओं से कैसे बचना चाहिए, कैसे इस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, या किन आलोचनाओं को अपने एक कान में रख के उसको मोटिवेशन बना लेना चाहिए, इस चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि तैयारी के दौरान केवल किताबें पढ़ना ही काफी नहीं होता है, जैसा कि मैं मानता हूं। तैयारी के दौरान किताबें पढ़ने के साथ साथ इन चीजों को मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, और यह भी तैयारी का एक हिस्सा है। आलोचना तो होती है, सबकी होती है, और आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि एक आलोचना आपको मोटिवेट करती है। क्योंकि आलोचना नहीं होगी तो आपके अंदर से इच्छा नहीं होगी कि हाँ हमें तैयारी करनी चाहिए। और आलोचना मैं तो बोलता हूँ, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको आलोचना झेलना पड़ती है, और झेलो जब भी हाँ, वो झेलने की शक्ति होनी चाहिए। और आलोचना से ही बिल्कुल उसी से आप सक्सेस हो गए। अगर कोई आलोचना नहीं देगा तो फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप में कमी क्या है, कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। मतलब आपको आलोचना का सामना करना चाहिए, ये मैं बोलूंगा। बड़ी अच्छी चीज आपने बताई है कि आलोचनाओं को आप सकारात्मक लीजिएगा। अगर कोई आलोचना आपकी कर रहे हैं तो उसको, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा कि निंदक नीरे राखी है आंगन कुटी छवाई, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो आलोचनाएं झेलने की क्षमता होनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए हमें, है ना। एक बड़ा मजेदार कमेंट आया था सर, जब हमने आपकी क्लासेस के बारे में आपके लिए बताया था कि हमारे मेहमान पधार रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न हमारे एक साथी मित्र ने पूछा था। उनका प्रश्न ये था कि हम जीमने जाते हैं शादी ब्याह में, ठीक है, और वहां जब जीमने बैठते हैं तो हमारा जो है मुंह में खाना कम जाता है और कानों में आलोचनाएं ज्यादा जाती है कि ये लो ये जीमने आ गया। नजरें सभी की हमारी ओर रहती है कि पढ़ता लिखता तो है नहीं, और खाने में कहीं भी जीमने में कहीं भी पहुंच जाता है। सर ये केवल उन्हीं के साथ हो रही है कि या आपके साथ भी हुई थी, या सबके साथ होती रहती है ऐसी चीजें? ये भी नेचुरल बात है, नेचुरल बात है। और इसका यही इलाज है कि जल्दी जाओ, खा पी के जल्दी करा जाओ। क्योंकि माँ जितनी देर खड़े रहोगे, हाँ खाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि माँ जितनी देर खड़े रहोगे आपको सब यही बोलेंगे यार बेरोजगार है यार, कब तक तैयारी करेगा, कब तक तैयारी करेगा, या कुछ और कर ले। इससे अच्छा है खाना खाओ, घर आओ और घर बैठ के पढ़ाई करो बस। और कई बार सर ऐसा भी होता है जो आलोचना सुनते हो तुम रात को और ज्यादा पढ़ते हो। हाँ ये बिल्कुल आलोचना तो बोलो ना, नेगेटिव तो
आपका मत उससे। लो मत, लेकिन उसको अंदर जरूर लो, कि उसको लेकर बस सामने किसी के सामने प्रदर्शित मत करो कि नेगेटिव हो रहे हैं अपन, नेगेटिव नहीं होना है। अंदर आपको मजबूत बस बनाएगी वही तो आपका मेन पॉइंट है। अगर नेगेटिव होंगे तभी तो आप अंदर से पढ़ोगे, और घर पे जाके सिर्फ पढ़ाई करो, वो नेगेटिव वर्ड को सिर्फ एक जगह लिखे रखो, ये नेगेटिव हटाना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव जब होगा जब आप मेहनत करोगे। सर क्या जिंदगी ऐसी थी, बी ए रोजगार, इस बारे में कुछ? हाँ, तो हमने सीरीज शुरू की है, हमने शुरू में ज़िंदगी बेरोजगारी थी, फिर हमने बहुत मेहनत करी, फिर उसके बाद हम ग्रीन जगह गए, मतलब रोजगार। और रोजगार आज ये है कि हमारे पास नौकरी है। आज मैं खुद एक स्टेशन मास्टर हूँ, तो मेरे लिए रोजगार वर्ड बहुत अच्छा है। सर ने बड़े सुंदर शब्दों में बताया कि पहले आपकी जिंदगी इस बी की तरह काली अंधियारी सी जिंदगी थी, फिर आपने खून पसीना बहाया था और आप इस ए की ओर बढ़े, और जब रोजगार प्राप्त हो गया तो आपकी जिंदगी हरी भरी सी हो गई है। तो आपको भी इस काली अंधियारी रातों से खून पसीना बहा के अपनी जिंदगी को अगर हरी भरी करना है, तो उसके लिए आपको भैया, ये अगर हरी भरी जिंदगी आपको दिख रही है ना, तो उससे पहले ये 2 स्टेप आएंगे ही आएंगे। आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा, आपको काली अंधियारी रातें, काले जो है माहौल देखना ही पड़ेगा। उन चीजों से निकल के ही आप इस स्टेज तक पहुंच पाओगे। सर एक जो प्रश्न ये है कि कई बार तैयारी के दौरान हमें नेगेटिव विचार आते हैं, नौकरी की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, जॉब करना छोड़ देना चाहिए, जॉब हमारी लगती ही नहीं है, हम जैसों की जॉब थोड़ी कोई लगती है, ऐसे विचार आते हैं। तो इन विचारों से क्या आपने भी इन विचारों का सामना किया था कि अब तैयारी छोड़ने से मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, है ना? या इन विचारों से आपने कैसे निजात पाई थी? हाँ, नेगेटिव तो देखो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था कि मेरे भी बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने, कई पॉइंटों से रहा, बहुत सारे एग्जाम में मैं पॉइंटों से ही रहा। मैंने 2018 का लोको पायलट भी दिया, उसमें भी मैं रह गया पॉइंटों से। और फिर मैंने 2019 में 2019 के अंदर मैंने एनटीपीसी की ढंग के तरीके से, मतलब अच्छे दिमाग से तैयारी करी। उसके लिए मैंने सबसे अच्छी कोचिंग ज्वाइन करी, वो थी हमारे ALC क्लासेस, जो ये नाम लिखा हुआ है ना ALC क्लासेस, ये अम्मालाल सर है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, ये आपको मोटिवेट करते हैं। आपको पढ़ने के साथ साथ एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो पढ़ते तो हर जगह ही है, अगर अपन को जहाँ मोटिवेट मिलेगा उससे अपने अंदर एनर्जी आएगी और अपन को पढ़ने की इच्छा जागरूक होगी। सर निश्चित रूप से अंबालाल जी का जो तरीका है पढ़ाने का तो बेहतरीन है ही, साथ ही साथ में वो जो मोटिवेट करते रहते। तो हमारे साथ में करण जी आए थे, करण जी ने भी हमें यही बताया था कि जब भी वो उदास होते थे, जब भी वो घबरा जाते थे तैयारी के दौरान, वो सर से तुरंत वार्तालाप करके और एक नई एनर्जी के साथ में तैयारी में लग जाते थे। और जो जैसा कि आपने भी बताया है, तो क्या आपकी सफलता में अंबालाल जी का बड़ा अच्छा सा योगदान रहा ही है, तो उस योगदान को आप किस शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे अपने सभी साथियों के साथ में? सर का योगदान तो बहुत ज़्यादा रहा जिंदगी में, और मैं यही बोलूँगा, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते जीत है। तो अम्मालाल सर नहीं होते तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं गिव अप कर चुका था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। सबकी संग स्थिति ये थी कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हो। हमें व्हाट्सएप पे PDF भेजते थे टेस्ट पेपरों की, कि हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। लगातार जुड़े रहे। हाँ, लगातार जुड़े रहे। हाँ, आपको एक फैमिली मेंबर के साथ तैयारी करवा रहे थे लगातार। बिल्कुल, ये बड़ी उनकी खासियत है सर। ये अच्छा, एक शब्द आपने लिया लॉकडाउन। ये लॉकडाउन जो लगा था, जिससे कई लोग पीड़ित भी रहे थे, कई लोग खुश भी रहे थे, कई तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थी। लेकिन इस तैयारी के दौरान आपने उस लॉकडाउन का कैसा फायदा उठाया या नुकसान ही हुआ था? देखो लॉकडाउन से तो नुकसान तो सबका हुआ था, लेकिन हम तो पढ़ रहे थे तो हमको एक एडवांटेज था, क्योंकि 2 साल बिल्कुल 2 साल आपको घर से बाहर जाना ही नहीं है, मतलब घर ही घर पढ़ना है। तो सबसे बड़ा घर पे कोई आने वाले हैं। हाँ, और घर पे कोई टोकने वाला भी नहीं है, कहीं भेजने वाला भी नहीं है। वो यानी कि कुल मिला के आपको तो फायदा ही देगा, न कहीं जाना है न कोई आने वाला है। ठीक है, बढ़िया चीज है सर। सर एक चीज, आपका बैकग्राउंड साइंस रहा था? हाँ, यस सर, बीटेक जैसा कि आपने बताया है। तो साइंस वाले बच्चों ने भी हमसे ये प्रश्न पूछा था कि ये हमारे पॉलिटिकल दिमाग में नहीं जाती है। हिस्ट्री पढ़े तो वही वाली चीज, हिस्ट्री पॉलिटिकल बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा, ये वाली चीजें हो जाती है। तो उन चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आर्ट्स वाला स्टूडेंट अगर आर्ट्स पढ़े वेल एंड गुड, पढ़ सकता है। साइंस वाला वो आर्ट्स कैसे पढ़े, और या आर्ट्स वाला वो साइंस कैसे पढ़े, उसके लिए आपने क्या सोचकर रणनीति बनाई थी? हाँ, ये तो सबके साथ ही होता है कि एक तो लोगों की मानसिकता ये होती है कि हम बीटेक करे हुए तो हमारी मैथ अच्छी होगी या साइंस अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, और नहीं आर्ट्स वालों के संग जैसी होती है। हाँ, नहीं आर्ट्स वालों के संग अच्छा होता है, क्योंकि हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटिकल अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिर्फ आपने
ग्रेजुएशन कराए, डिग्री हासिल करिए, उसके बाद मेन मकसद तो तैयारी करने के बाद पता पड़ता है कि टॉपिक क्या चीज़ है। क्योंकि हाँ ये पहले से पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमने एक फॉर्मेलिटी करी थी, सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करी है और कुछ नहीं। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं कि साइंस वाला पॉलिटिकल नहीं पढ़ सकता, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। आप अच्छी तरह अपने नोट्स बनाओ, सबसे बड़ी बात। और नोट्स में भी उस नोट्स को जितना छोटा करते जाओगे उतना आपको एडवांटेज है। नोट्स ये नहीं कि कॉपी भरने से होता है, नोट्स ये होता है कि एक कॉपी तो बना ली आपने, उसको पढ़ने में कन्वर्ट करो। जितना पढ़ने में कन्वर्ट करोगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा और उतना ही आपका दिमाग जल्दी कैचिंग पावर करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा असर नहीं करने वाला है। कई बार हम लोग उस चीज को हवा बना लेते हैं, कई बार उस चीज को इतना हावी कर लेते हैं अपने में कि यार मेरे से मैथ्स थोड़ी पढ़ा जाता है, मेरे से साइंस थोड़ी पढ़ा जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से कॉलेज, क्योंकि बड़ी यथार्थता के साथ में आपने बताया, बहुत आदर्शवादी बातें आप नहीं कर रहे, और जो जिंदगी में इन्होंने अनुभव प्राप्त किए और जो अनुभव आप लोग भी प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं अनुभवों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो साइंस पढ़ना कोई बहुत भारी काम नहीं है, साइंस वालों के लिए भी वो उतनी मुश्किल रहेगी, और साइंस पढ़ने वालों के लिए आर्ट्स पढ़ना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है सर। तो क्योंकि आपने पढ़ा भी है, लोग पढ़ते भी, जो कोई भी काम दुनिया में एक व्यक्ति कर सकता है, फिर वो कोई भी कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। सर एक चीज ये है कि ये जो क्लासेज हमारे आदरणीय अंबालाल जी सर चला रहे हैं, इस निःशुल्क शिक्षा की एक क्रांति जो दिनों दिन राजस्थान में बढ़ती जा रही है, क्रांति ये लेकर आए हैं। इस निःशुल्क क्रांति के बारे में आप छात्रों को कुछ दो शब्द, कुछ दो मोटिवेशनल संदेश क्या देना चाहेंगे? ये सर जो क्लासेस चला रहे हैं ये आपके लिए सबसे भौतिक युग में भी, हाँ बहुत, कि एक्चुअली क्या है कि गाँव में तो ये चीज़ें होती नहीं है, कोचिंग। आप आजकल ये यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल है, आजकल एंड्रॉयड फ़ोन, ये सब जगह चलता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कहीं भी रहो आप यूट्यूब पे सर की क्लासेस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, वो भी निःशुल्क। और यही चीज़ है कि आप सर की क्लासेस लो और फ्री है, सबसे बड़ी बात आपकी फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा। और आप सर के नोट्स लो, पीडीएफ लो और पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। यही मैं आपको बोलूँगा, लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत आप खुद करोगे, कोई कोचिंग वाला या कोई ऑनलाइन वाला या लाइब्रेरी वाला नहीं करेगा। अम्मालाल, हाँ अम्मालाल सर भी आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, बाकी मेहनत आपको ही करनी है। और आप ही अपनी सफलता का सबसे बड़ा शेयर खुद ही होंगे, दूसरा नहीं होता है। बोलते हैं सब, मैं भी बोलता हूँ माँ बाप का साथ तो हमेशा रहता है, भाई बहन का रहता है, गुरुजनों का भी रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सफलता आप खुद हो ना। आप खुद ही नहीं मेहनत करोगे तो दूसरा तो कोई नहीं हो सकता। तो मैं ये बोलूँगा आप मेहनत करो और सफल जरूर होगे, आज नहीं कल, लेकिन होगे जरूर आप। जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, स्वयं को आपको तपना पड़ेगा, तब तक आप सोना नहीं बनोगे। यही चीज आपने बताई है। सर आप हमारे छात्रों को कोई एक संदेश देना चाहते हैं जिसमें कि वो परेशानियों के दौर में भी एक मोटिवेशनल संदेश के रूप में उसे ले, तैयारी करें और अपनी ऊर्जा को जीवित बनाए रखें, जोश के साथ में, जुनून के साथ में अपनी तैयारी को नई दिशा देते रहें? देखो मैं यही बोलूँगा कि देखो आप सब ये मत सोचो कि एक बार में सफल हो जाओगे, एक बार में सफल कोई नहीं होता है। कुछ हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले अपने कमरे में, पीछे बड़ी मेहनत, हाँ बहुत मेहनत। मैं ये नहीं बोलता कि वो इंटेलिजेंट था, उसका नसीब भी था, सब कुछ था, उसका एक टाइम पे उसने खूब मेहनत भी करी है, सफल भी किया, उसको पूरा, हाँ उसने मेहनत करी, भी नसीब बनना है और उसकी 100% था दोनों चीज़। मैं ये बोलूँगा जो सफल होता है किसी के सामने रो मत, आप एक कमरे में बैठ के रो और उससे देखो हमने क्या कमी रह गई थी, हम क्यों सफल हुए, असफल हुए, और उससे आप सीखो। और मैं ये बोलूँगा कि आप जितनी मेहनत करोगे और जितने एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम भी देते रहो, एक एग्ज़ाम के पीछे मत भागो, क्योंकि आज के ज़माना बहुत फास्ट है। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, आपका साथ वाला दूसरे एग्ज़ाम में लग चुका होगा। मैं ये बोलूँगा कि बस एक एग्ज़ाम को तो ध्यान रखो और दूसरों को भी साइड में लेके चलते रहो। और मैथ, रीजनिंग, जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर कंपटीशन में आता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आदरणीय धर्मेश कुमार जी का जो हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आपसे हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे से जो है मोटिवेट हुए हैं और ये कड़ी हमारी चलती रहेगी। साथियों हम फिर मिलते रहेंगे, फिर जुड़ते रहेंगे ऐसी अमूल्य हमारी साक्षातों के साथ में जो हमें लगातार मोटिवेट करती रहेगी। और अंत में इन दो पंक्तियों के साथ में आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं कि कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी का, पर क्या कर लोगे उसको जो वक्त से भी आगे निकल जाते हैं। आप लोग वो हैं जो वक्त से आगे निकल के अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, अपनी सफलता के उच्च मुकाम को हासिल करेंगे। सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीष, धन्यवाद आदरणीय धर्मेश कुमार जी का। थैंक यू सो मच सर।